the x and y coordinates of the particle at any time and x is equals to 5t minus 2t square and y is equals to 10t respectively, where x and y are in meters and t is in seconds. The acceleration of the particle at t equal to 2 सेकेंड। किसी भी समय कण के x और y निर्देशांक क्रमशः x इज इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 10t है, जहाँ x और y मीटर में और t सेकंड में है। t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पर कण का त्वरण क्या होगा। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें x और y के टाइम के टर्म में इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन लिखते हैं एक बार, x इज इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 10t। हम जानते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में। वही बात यहाँ पर भी सेम है, dy/dt। और अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम या तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों ही बातें सेम है, सेम यही बात यहाँ पर भी लागू होती है, बाय dt या फिर dvy/dt। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमसे, क्योंकि फाइनली एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले vx के लिए बात करें तो d/dt, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5t माइनस 2t स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम जानते हैं क्या आ जाएगा, 5t का क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, माइनस 2 आगे आएगा, 2 इंटू 2t, 2 में से -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस 4t। यहाँ देखें vy इज इक्वल्स टू d/dt और y की जगह क्या आ जाएगा 10t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही वेरिएबल है तो 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे इतना मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ax इज इक्वल्स टू dvx/dt होता है। तो vx की जगह हम क्या लिखेंगे d/dt, vx की जगह 5 माइनस 4t। तो हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस सिंगल वेरिएबल है तो कांस्टेंट ही बच जाएगा। तो आंसर क्या है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखिए ay को, ay क्या होगा dvy/dt। अब vy की जगह हम क्या लिखेंगे, vy क्या बचा हमारे पास 10 आया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन जो आया वो सिर्फ x डायरेक्शन में आया और वो कितना आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B is। हिंदी में क्रमशः 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 3 ब्लॉक A, B और C एक घर्षण रहित सतह पर संपर्क में है जैसे कि दिखाया गया है। यदि 4 किलोग्राम ब्लॉक पर 14 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो A और B के बीच संपर्क बल क्या होगा। सबसे पहले हमने यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, 14 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम सिचुएशन क्या बन रही है, यहाँ पर ये जो 4 kg का ब्लॉक है, इस 4 kg के ब्लॉक के ऊपर एक्चुअली 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इस बात को करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, एक्सेलरेशन क्या है इस सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम आगे की तरफ मूव कर रहा है तो कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इसकी हम बात करते हैं। A बराबर F/m होता है, फोर्स हमारे पास है 14 न्यूटन का, मास जो टोटल करेंगे तो आएगा 7 kg। इसका मतलब पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब हमें बात ये करनी है कि भाई ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है, ठीक बात है। ये जो ब्लॉक A है इस पर 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब जो ब्लॉक B है और जो ब्लॉक C है, ये जो दोनों ब्लॉक है इसको आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है, इसको आगे ले जाने का काम कर रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स।
कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। और सेम वही कॉन्टैक्ट फोर्स इस ए के ऊपर भी लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन ए ड्यू टू बी, और इनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हम दोनों को समझते हैं। अब इसके बारे में बात करें तो ये वाला जो है ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है, तो हमें फाइंड करना है अगर फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन बी ड्यू टू ए, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मास, क्योंकि ये जो अल्टीमेटली ये वाला जो फोर्स है ये किसको आगे बढ़ा रहा है, बी और सी ब्लॉक्स को आगे बढ़ा रहा है, तो मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 × 2, तो 3 × 2 = 6 न्यूटन का कॉन्टैक्ट फोर्स आया। ये इस बात से प्रूव हो गया। एक और तरीके से इस वाले से भी हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये भी इधर कितने से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो क्या होगा, एक्चुअली मूव इधर कर रहा है तो 14 माइनस फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन ए ड्यू टू बी = मास 4 × एक्सेलरेशन 2, ठीक है। तो क्या होगा 14 माइनस 4 × 2 = 8 = फोर्स ऑन कॉन्टैक्ट ऑन ए ड्यू टू बी = 6 न्यूटन आ गया। तो हमने दोनों तरह से प्रूव करके बता दिया कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ए का बी की वजह से और बी का ए की वजह से जो कॉन्टैक्ट फोर्स है 6 न्यूटन है रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन अ लार्ज रूम हैविंग एयर टेम्परेचर of 25 degrees Celsius takes 12 minutes to cool from 80 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. The time taken to cool for the same object from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius would be nearly equal to. हिंदी में 25 डिग्री सेल्सियस वायु तापमान वाले एक बड़े कमरे में रखी एक वस्तु को 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 12 मिनट का समय लगता है। एक ही वस्तु को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय लगभग क्या होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हमें समझ आ रहा है ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग वाला क्वेश्चन बन के सामने आ रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग से लिया गया क्वेश्चन है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बोलता है कि जो रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज होता है या कूलिंग कितनी जल्दी होगी ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है सराउंडिंग और बॉडी का। तो ये स्टेट करता है। इसका जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो आता है T1 - T2 अपॉन स्मॉल t = K T1 + T2 / 2 माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो K है ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है नेचर और एरिया ऑफ द बॉडी सरफेस के ऊपर। ये इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड एरिया ऑफ द बॉडी सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमें जो डेटा दिया हुआ है उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर 1 मतलब जहाँ से जहाँ पे वो जा रहा है, तो हम इसमें बात करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस गया, इसको 12 मिनट लगे, ठीक है। 80 + 70/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर देखिए दिखा हुआ है हैविंग एयर टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, ये 25 है, ठीक है। अब लिखा हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है तो K की वैल्यू सेम होगी। अगली कंडीशन बता रखी है 70 से 60 जाने में, इक्वेशन नंबर 1 है कि 70 से 60 जाने में इसको कितना टाइम लगेगा ये पूछा हुआ है। तो हमसे टाइम कैलकुलेट करवा रहा है। K तो वो का वही रहेगा 70 + 60 / 2 माइनस 25, वो जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो भी सेम रहेगा, इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए क्या करें, हम एक काम कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें।
डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, देखिए क्या होता है फिर। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 80 - 70 यानी कि 10/12 इंटू इसका 70 - 60 10 टी ऊपर चला जाएगा इंटू टी इज इक्वल्स टू 80 + 70 150/2 यानी 75 75 - 25 50 50 ऊपर आ जाएगा। 70 + 60 130 130/2 65 65 - 25 40 40 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा t/12 इज इक्वल्स टू 5/4। इसको 4 3 × 12 तो t इज इक्वल्स टू 15 मिनट। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा तो करेक्ट आंसर होगा। अब इस फॉर्मूले में आप ये ध्यान रखें, जो टाइम t यहाँ पे आपको पुट करना है वो मिनट में ही पुट करना है। इसकी कैलकुलेशन इसी तरीके से की गई कि टाइम जो है मिनट में ही पुट करना है आपको यहाँ पर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, द्रव्यमान m का एक ब्लॉक झुकाव थीटा के एक चिकनी झुकी हुई पच्चर ABC पर रखा गया है। पच्चर को दाईं ओर एक त्वरण a दिया गया है। ब्लॉक के पच्चर पर स्थित रहने के लिए a और थीटा के बीच संबंध क्या होगा बताया गया है। ये सिचुएशन जिसमें ये जो वेज है इसको a एक्सेलरेशन राइट की तरफ दिया हुआ है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो mg फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है बात, इसका जो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो रहता है वो 90 होता है, तो ये 90 - थीटा होता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट आता है निकल करके ये आता है mg sin थीटा कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट निकल करके आता है ये mg cos थीटा कंपोनेंट निकल करके आता है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इसका, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसको नीचे ले जाने का, इसको चलाने का जो काम कर रहा है वो mg sin थीटा कर रहा है। ठीक है, mg sin थीटा कर रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला फोर्स आए, mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला फोर्स आए, ये हमें करना पड़ेगा। तो इस मास के ऊपर जो फोर्स लगना चाहिए वो इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, ताकि ये रेस्ट पर, हमें कंडीशन ये है कि हमें इस ब्लॉक को रेस्ट पर रखना है। ठीक है, तो अब फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो क्योंकि ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट निकल करके आएगा वो आएगा f cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट निकल करके आएगा वो आएगा f sin थीटा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंडीशन फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी on the wedge is f cos theta is equals to mg sin theta। ठीक है, तो जो वापस लिखते हैं बार, f cos theta is equals to mg sin theta। अब f क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो मास है, एक्सेलरेशन जिससे वो आगे मूव कर रहा है a, cos थीटा इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, सारे आंसर a के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो a इज इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू g tan थीटा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आर रिक्वायर्ड आंसर।
आप जानते हैं इस क्वेश्चन में नॉर्मल जो फोर्स होता है वो तो चेंज होता है, वेरिएबल होता है। तो जो नॉर्मल है उसने तो mg cos थीटा और f sin थीटा को बैलेंस कर रखा होगा। जो मेन डिपेंडेंट फोर्स है वो यही है, f cos थीटा mg sin थीटा। जो बैलेंस हो जाए तो इस m मास को रेस्ट पर रख सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा g tan थीटा। थैंक यू। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ फोर्स f, एक्सीलरेशन a एंड टाइम t आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन निकालनी हिंदी में। यदि बल F, त्वरण a और समय t को मूलभूत भौतिक मात्राओं के रूप में चुना जाता है, ऊर्जा के आयाम ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पहले ही चैनल पर डाला हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जो लिंक है वो आई बटन में शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखें।